नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की जो क्लास लेकर आई हूँ, नवीन विधा। आपको इंतज़ार तो रहता है, जैसे ही आप एक विधा में प्रवेश करते हो सोचते हो जल्दी से फिनिश हो और मैम दूसरी विधा लेके आएँ। तो आज हम आलोचना विधा लेके आए हैं और आलोचना के विषय में यदि देखा जाए तो ये आलोचना विधा की जो है बड़ी विधाओं में अंतिम क्लास होगी। इसके बाद छोटी छोटी विधाएं हैं, वो एक क्लास या एक या दो क्लासों की विधाएं हैं। आलोचना विधा है ये मुख्य रूप से यदि महत्वपूर्ण की बात की जाए कि किन परीक्षाओं के लिए परीक्षा उपयोगी है, तो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन टीजीटी वाले भी इसको पढ़ने से ना चूकें। क्यों? क्योंकि जो चर्चित आलोचक होते हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, आपके डॉक्टर नामवर सिंह हो गए, ठीक है, रामविलास शर्मा जी हो गए, तो इनकी आलोचनाओं से प्रश्न आप टीजीटी में भी बनने लगे हैं। आलोचना विधा हालांकि टीजीटी में नहीं है, लेकिन फिर भी एलटी वगैरह में भी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आलोचना विधा नई विधा है। बहुत ज़्यादा आलोचना का मतलब होता है जैसे हर घर में आलोचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसको एक दूसरे रूप में कहें तो बुराई, लेकिन यहाँ पे वो बुराई या उस आलोचना से मतलब नहीं है। यहाँ पे है एक सैद्धांतिक रूप में, यानी कि जहाँ पे तर्क वितर्क के माध्यम से जहाँ आलोचना की गई है, यहाँ पे हम उस आलोचना की बात करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में यदि आपको टेस्ट सीरीज या कोई अन्य जानकारी लेनी है तब डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है डीएस एकेडमी के द्वारा, जिसमें 50 टेस्ट पेपर आपको मात्र 750 रुपये में मिल रहे हैं, यानी कि प्रति टेस्ट पेपर 15 रुपये आपको मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं आलोचना की। आलोचना का मतलब होता है, यहाँ पर जो हम आलोचना पढ़ेंगे इसी को समालोचना भी कह देते हैं, समीक्षा भी कह देते हैं। तो आलोचना का मतलब है कि जो कोई रचना है या विषय वस्तु है उसका अपने आप से जब आप मूल्यांकन करेंगे, वो जैसे कि आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी तो वो जयशंकर प्रसाद जी ने जिस वे में लिखी होगी वो जयशंकर प्रसाद ही जानते हैं। इसमें मैं यदि कामायनी को पढ़ूंगी तो मैं अपने विचार रखूंगी कि कामायनी की जो विषय वस्तु है वो इस आधार पे जयशंकर प्रसाद जी ने ली है। आप यदि कामायनी को पढ़ते हैं तो आप अपने आधार पर उनके पात्रों का, जैसे कि हम कह देते हैं कि मन की विज्ञान यानी कि मनोवैज्ञानिक तर्क के आधार पर उन्होंने पात्रों का विभाजन किया था। ठीक है, पात्रों को डिवाइड किया था, लेकिन हम देखेंगे कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसको मानते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये है आलोचना या समालोचना। इस समालोचना का मतलब हो जाता है समान आलोचना, यानी कि समान रूप से जिस प्रकार से हमें लगता है कि जो आलोचक जो रचनाकार कहना चाहता है वही हम भी समझ रहे हैं समान रूप से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। समीक्षा होती है कि आप अपने आप से आप अपने रूप में उसके एक तरीके से गुण दोषों को एकत्रित करके एक जगह रख दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आलोचना। आलोचना का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु या कृति का सम्यक मूल्यांकन करना, यानी कि संपूर्ण किसी वस्तु या किसी रचना का, यानी कि संपूर्ण कामायनी का मूल्यांकन करना, यानी कि उसके जो कामायनी रचना में जो भी पात्र हैं उनको भी दृष्टि में रखें, जैसे इड़ा है उसको भी दृष्टि में रखें, श्रद्धा है उसको भी दृष्टि में रख के उसका समग्र का मूल्यांकन की, यदि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाह रहे थे तो क्या कहना चाह रहे थे, ये मूल्यांकन आप अपने शब्दों में करेंगे। आप पे किसी का दबाव नहीं रहता है, इसीलिए देखा जाता है कि कोई ताजमहल की उपमा देता है, ठीक है, कोई उपनिषद कहने का प्रयास करता है, तो हर किसी का अपना अपना एक अलग रूप है। ठीक है, तो बात करते हैं समालोचना पे आ जाते हैं। समान आलोचना। ठीक है, समालोचना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। समालोचना नाम से एक पुस्तक भी मिलती है। देखिए, मैं सबकी तरह नहीं पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने के तरीके अलग हैं। ठीक है, तो समालोचना नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है समालोचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने समालोचना शब्द का प्रयोग किया है, आप सोचेंगे तो समालोचना जो नामक पुस्तक है वो किसकी होगी, रामचंद्र शुक्ल की होगी, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समालोचना जो पुस्तक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो तथ्य मिलते जुलते होते हैं उनको आप एक जगह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आलोचना का जो कार्य होता है क्या होता है कि सिद्धांत निरूपण तथा व्याख्या करना, यानी कि किसी एक सिद्धांत, पर्टिकुलर सिद्धांत के ऊपर आप किसी भी कृति की व्याख्या कर रहे हैं समीक्षात्मक रूप में। जैसे कि आप सपोज मानिए आपको निबंध लिखने को बोला जाए और कहा जाए कि भाई कामायनी पे निबंध लिखो, तो एक सिद्धांतों के आधार पर आप लिखेंगे ना, ऐसे तो अनर्गल नहीं लिख देंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आलोचना का कार्य क्या होता है कि सिद्धांत निरूपण तथा व्याख्या करना, सिद्धांतों के निरूपण के माध्यम से व्याख्या करना। डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है यहाँ पे कि आलोचना की आत्मा कला में है। आलोचना की जो आत्मा होती है वो कला में है, जो कला उनको उस किताब से दृष्टिगत हो रही है या मिल रही है या उनसे उनको विचार मिले हैं, किंतु उसकी शरीर रचना वैज्ञानिक है। आलोचना की जो आत्मा है वो कला है, लेकिन आलोचना का जो शरीर है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि तर्क के माध्यम से ही हम आलोचना करते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा कि कोई भी यदि कृति है उसको कला है, यानी कि किसी भी प्रेमचंद जी ने या जयशंकर प्रसाद जी ने या किसी ने भी जो कृति लिख दी है वो उनकी अपनी कला थी। लेकिन यहाँ पर जो समीक्षक या आलोचक आलोचना करेगा वो वैज्ञानिक तर्क पे करेगा, अनायास नहीं करेगा। ठीक है, बात करते हैं आलोचना के भेद। आलोचना के जो भेद हैं वो दो हैं। एक तो सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांतों पर आधारित जो आलोचना की जाएगी वो। दूसरा है व्यवहारिक यानी कि जिन तथ्यों को हम व्यवहार में लाते हैं उनके आधार पर जो व्याख्या की जाएगी। जैसे कि प्रभावात्मक, यानी कि रचना का प्रभाव जो है वो पाठकों पर कैसा पड़ रहा है। व्याख्यात्मक, जो व्याख्या है वो आप जो पाठक है, मतलब जो पाठक है वो किस तरीके से व्याख्या कर रहा है या लेखक ने किस तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया है, उसकी जो दूसरी व्याख्या है वो पाठक किस रूप में कर रहा है। तीसरा है निर्णयात्मक का मतलब होता है शुद्ध आलोचना, यानी कि आप इसमें अपना निर्णय अंकित कर रहे हैं। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहता है, कोई कहता है किसान चेतना का, ठीक है, कोई अर्थनीति से जोड़ता है उसको। यहाँ पे जो निर्णयात्मक व्यवहारिक जो आलोचना है उसके भेदों में बात करें तो पहली है शास्त्रीय आलोचना। शास्त्रों के आधार पर जो आलोचना की जाती है, शास्त्रीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जो आलोचना की जाती है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक जो तथ्य हैं उनको ध्यान में रखकर जब आलोचना की जाती है। आगे पढ़ेंगे। ऐतिहासिक आलोचना, ठीक है, जिनको ऐतिहासिक दृष्टि से रखा जाता है, एक तरीके से तुलना की जाती है। मार्क्सवादी आलोचना आगे देखेंगे। चरित्र मूलक, यानी कि किसी के चरित्र का अपने आप में मूल्यांकन करना। और तुलनात्मक, ये भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आलोचनाएं हैं ये इनकी यदि बात करेंगे तो द्विवेदी युग में आलोचना के जो प्रकार हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। तो वो इसी क्लास में हम देखेंगे। द्विवेदी युग में सीधे आलोचकों को पढ़ेंगे। हिंदी आलोचना के आरंभकर्ता की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हिंदी की पहली सैद्धांतिक आलोचना की बात करें तो नाटक किसकी है, भारतेंदु जी की। हिंदी की पहली व्यवहारिक आलोचना की यदि बात कर लें तो ये है सच्ची समालोचना नाम से। किसने की थी, बालकृष्ण भट्ट जी ने। किसकी, संयोगिता स्वयंवर पर की थी। ठीक है, तब आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, देखिए जहां से प्रश्न बनेगा वहां तक आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। आगे बात करते हैं आलोचना का काल विभाजन।
आलोचना का काल विभाजन। काल विभाजन में बात करें तो शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल पूर्व युग में यदि आप बात करेंगे तो 1850 से 1920, यहाँ पे निबंध वाला युग ही चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्ल जी के नाम पर ही चल रहा है, और दूसरी बात ये कि हमने ऐसे ही निबंध को देखा था। दूसरे नंबर पे है शुक्ल युग। शुक्ल युग में यदि आप बात करेंगे तो 1920 से 1940। इसके बाद में बात करते हैं शुक्लोत्तर युग, 1940 से 1970। 1940 से 1970। शुक्लोत्तर युग के बाद समकालीन समीक्षा। समकालीन समीक्षा में मतलब ओरल ही इनको विभाजन करने का प्रयास किया गया। मुख्य रूप से 3 ही विभाजन हैं, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर। इसमें यदि बात करेंगे तो आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग 1850 से 1900 ये समय है, और 1900 से 1920 का द्विवेदी युग का समय है। शुक्ल युग में कुछ नहीं। शुक्लोत्तर युग में बात कर लें तो शुक्लोत्तर युग को कहा गया है स्वच्छंदवादी समीक्षा। स्वच्छंदवादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा। प्रगतिवादी समीक्षा भी इसी समय में हुई है। और यदि बात करें तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षा। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, और यहीं पे है समीक्षा। चलिए, ये था आपका काल विभाजन। यहाँ पे एक हेडिंग आप डालिए, द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप मिलते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 रूप मिलते हैं और इन 5 रूपों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना में यदि बात करी जाए तो तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक, तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा हैं। पद्म सिंह शर्मा हैं, यानी कि पद्म सिंह शर्मा कमलेश हैं। बात करें तो 2 कवियों की तुलना की परंपरा, मिश्र बंधुओं ने शुरू की थी। इस आलोचना का आरंभ इस आलोचना का आरंभ 1907 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा बिहारी और सादी की तुलना से माना जाता है। बिहारी और सादी की तुलना से माना जाता है। चलिए,
बात कर लेते हैं आलोचना का काल विभाजन। आलोचना का जो काल विभाजन है मुख्य रूप से वो 3 ही भागों में होता है। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 से 1970। समकालीन समीक्षा ये आपकी सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया गया है। मुख्य रूप से 3 ही भाग हैं। भारतेंदु युग की बात करें तो 1800, इसमें शुक्ल पूर्व युग को भी 2 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 से 1970। समकालीन युग स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा इस समय में हुई है शुक्लोत्तर युग में। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप मिलते हैं। वैसे तो हम द्विवेदी युग में आलोचकों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आलोचना के 5 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा हैं। 2 कवियों की तुलना की परंपरा मिश्र बंधुओं ने शुरू की थी और इस आलोचना का जो आरंभ है 1907 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा बिहारी और सादी की तुलना करके माना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ में आगे बात करते हैं जो अगले आलोचना के क्षेत्र हैं। आगे बात कर लेते हैं अन्वेषण या निर्णयात्मक आलोचना। अगली आलोचना है अन्वेषण या निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना, ठीक है। और इसका जो प्रारंभ माना जाता है नागरी प्रचारिणी पत्रिका से। नागरी प्रचारिणी पत्रिका से आरंभ माना जाता है। आरंभ माना जाता है। दूसरा है परिचयात्मक आलोचना। परिचयात्मक आलोचना, ठीक है। परिचयात्मक आलोचना जो है ये द्विवेदी और भारतेंदु युग में ही मानी जाने लगी थी। इसी के साथ में बात करते हैं व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना, इसमें काव्य कृतियों की आलोचना की जाती है। अगली आलोचना है प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना में यदि हम देखेंगे तो ये जैसे कि बिहारी सतसिंह हैं प्रभाववादी आलोचना के समीक्षक। समीक्षक के रूप में यदि हम देखेंगे तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना का आपको पता ही है, ये सिगमंड फ्रायड के आलोचना पर आधारित है। बाद में बात करें शास्त्रीय आलोचना। शास्त्रीय आलोचना में यदि बात करते हैं तो इसके जो आलोचक हैं वो नगेंद्र जी हैं। इसी के साथ में प्रगतिवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना में यदि आप देखेंगे तो इसका जो मुख्य आधार है, इस आलोचना का मुख्य आधार, इस आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीव दर्शन है।
मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। बात की जाए तो मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक शिवदान सिंह चौहान हैं। और मार्क्सवादी आलोचना के प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं पहली आलोचना में। इस समय आप खुद से नोट कीजिएगा, मैं सिर्फ व्याख्यायित रूप में बताती हूं। अन्वेषण या निर्णयात्मक आलोचना, इसका जो प्रारंभ हुआ है नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो काशी से निकलती थी आपकी, उसके द्वारा इसका विकास माना जाता है। ठीक है, 1897 में इसका आरंभ हुआ था अन्वेषणात्मक आलोचना, यानी कि खोज रूप में। जैसा कि आपने देखा है नागरिक प्रचारणी पत्रिका से बहुत सारे ग्रंथ निकलते हैं और बृहद ग्रंथ भी निकले हैं। उनका सीधा था कि आप रचनाओं को खोजो, एक काल विभाजन के एक समय के आधार की जो रचनाएं थी उनको आप खोजो। और मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, वो इस ये जो शैली है आपका, जो आलोचना है निर्णयात्मक आलोचना, इसका एक तरीके से कहा जाए तो मुख्य प्रमाण है या एक उदाहरण है। ठीक है, और इसी की बात करें तो 1902 में जो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उन्होंने इसी की प्रेरणा से जयपुर में समालोचना नामक एक जो है समालोचना पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। किसने? 1902 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, समालोचना पत्र का हिंदी में एक तरीके से देखा जाए तो जो पहला अन्वेषण या शोधात्मक जो ग्रंथ था वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि अन्वेषण का मतलब होता है खोज, शोध। ठीक है, तो शोध रूप में जो है ये सबसे पहला जो हमें ग्रंथ मिलता है अगर एजुकेशन की बात करें उसमें, तो वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल द्वारा रचित। ठीक है, तो क्योंकि पहले जो डॉक्टरेट हैं वो भी पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी हैं। आगे बात करते हैं परिचयात्मक आलोचना। परिचयात्मक आलोचना का जो आरंभ है वो भारतेंदु युग में ही हो गया था। परिचयात्मक आलोचना का जो आरंभ है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में ही हो गया था। और इसमें जो है, इसमें भी सरस्वती पत्रिका का अपना योगदान है। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है, लेकिन इसका योगदान है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना का मतलब है काव्य में की गई आलोचना, काव्य की गई आलोचना, यानी कि काव्य में पद होते हैं, पदों की आपको व्याख्या करनी होती है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इस रूप में ये आलोचना की जाती है। तो व्याख्यात्मक आलोचना काव्य में ही की जाती है। जैसा कि आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबरी में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना से कर दिया था। ठीक है, और आगे इस वाली व्याख्यात्मक आलोचना को बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया था। प्रभाववादी आलोचना की बात करें तो इसके जो आलोचक हैं या समीक्षक हैं वो शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। ठीक है, प्रभाववादी आलोचना के जो है आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की आलोचना प्रभाववादी पद्धति से की है।
पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने जो बिहारी सतसई की जो आलोचना है वो प्रभाववादी दृष्टि से ही की है। बात करें मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना यानी कि अंतःस्थ चेतनावादी, ठीक है, या मनोविश्लेषणवाद भी इसमें आ जाता है। तो इसमें जो है मानव का जन चेतना पर आधारित किया जाता है, ठीक है। और इसकी यदि बात करें इस आलोचना में तो इला चंद्र जोशी, इसी के साथ में बात करें तो शास्त्रीय आलोचना। शास्त्रीय आलोचना के रूप में आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी ने शास्त्रीय यानी कि रस सिद्धांत वगैरह करके इन आलोचनाओं को महत्व दिया है, ठीक है। शास्त्रीय आलोचना में बात कर लेते हैं प्रगतिवादी आलोचना या मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी आलोचना में यदि बात करें तो इस आलोचना का जो मुख्य आधार है वो मार्क्सवादी जीवन दर्शन है, ठीक है। और मार्क्स का दर्शन जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और मार्क्सवादी आलोचना के जो प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं वो शिवदान सिंह चौहान है। और मार्क्सवादी आलोचना के जो प्रसिद्ध आलोचक हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो ये समीक्षा या आलोचना संबंधी जो ये क्लास थी ये हमारी यहीं पे पूरी होती है। अगली क्लास में आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको खुद से भी इसमें चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैम ने जल्दी से पढ़ाया है तो आप जो है क्वालिटी को उसको अपनी जो वीडियो है उसको थोड़ा स्लो में कर लीजिएगा, समझ के आप खुद से जो जो चीज़ें बताई हैं आप खुद से नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत विस्तृत है, इतना एकदम से लिख पाना नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लिखने में। और इसी के साथ अगली क्लास में हम देखेंगे शुक्ल पूर्व युग के जो निबंधकार हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में मात्र 2, 3, 4 ही समीक्षक हैं जिन्होंने समीक्षा की है, ठीक है। चूँकि निबंध इसलिए निकला क्योंकि अभी निबंध की क्लास यहाँ पे कंप्लीट की है। तो जो भी समीक्षक हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के वो शुक्ल पूर्व युग में हम कंप्लीट करेंगे और ये क्लास अगली क्लास होगी। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास भी नहीं है, कवर कर लेंगे, लेकिन हम अगली ही क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, अभी की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तब आप कॉल करेंगे 9568802463 पर। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है 750 रुपये है। 750 रुपये में आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर, ठीक है। तो ये जो क्लास है या कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। अभी की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में शुक्ल पूर्व युगीन आलोचकों के साथ में। बहुत ज़्यादा आलोचनाएं उस समय पे नहीं हुई थी, 1, 2, 3, 4 मात्र सारी हैं, द्विवेदी युग में भी भारतेंदु युग में भी। तो अगली क्लास में विस्तृत देखेंगे और उसके बाद में जब शुक्ल युग में प्रवेश कर जाएंगे फिर तो रामचंद्र शुक्ल जी खुद अपने में समीक्षक हैं, आलोचक हैं और उनके साथ में फिर तेज़ी से सभी आलोचकों को और उनकी आलोचनाओं को पढ़ते हुए चलेंगे। जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है उतना ही हमें पढ़ना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें अभी पहले परीक्षा पास करनी है, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए आलोचकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।